खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की गुड गवर्नेंस मॉडल पर केंद्र सरकार की मुहर। सीएम धामी के नेतृत्व की गुड गवर्नेंस मॉडल को सराहा। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन का पर सियासत जारी। विपक्ष ने सरकार पर आंकड़ों में खेल के लगाए आरोप। उत्तराखंड दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर की पूजा। जनता इंटर कॉलेज के भवन का किया लोकार्पण। हल्द्वानी में ईवी क्रिकेट लीग में बड़ा फर्जीवाड़ा। काठगोदाम पुलिस ने यूपी के नोएडा से विकास ढाका को पकड़ा। लक्सर के भूरना गांव में फर्जी वैक्सीनेशन का आरोप। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के आदेश पर जांच शुरू। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आने वाले इन 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून के सहसपुर में दून पुलिस एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई, जहां दून पुलिस ने भद्राज की पहाड़ियों में रास्ता भटके 10 ट्रैकर्स को सकुशल रेस्क्यू किया। दरअसल गुरुवार देर रात घने जंगल और अंधेरे के बीच फंसे इन युवकों को दिए दून पुलिस देवदूत बनकर पहुंची। आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर कोटी गांव से ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाया और ट्रैकर्स को बाहर निकाला। से 5 कांस्टेबल और एसआई सर और बाकी जो 2 लोकल थे वो वहाँ आए और उन्हें और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज हरिद्वार पहुंचे, जहां भारत माता मंदिर में आयोजित मूर्ति स्थापना समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने चर्चित वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर कड़ा रुख अपनाया। देखिए, जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। और गदरपुर के दिनेशपुर ब्लॉक के आनंद खेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी आज तक चालू नहीं की गई। टंकी बन जाने के बाद भी घर घर पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई और टंकी से बहता साफ पानी रोजाना लाखों लीटर बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी के बिना संचालन के पानी खेतों में घुसकर गेहूं, सरसों और मटर की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। कर रहा है ना कोई अपना कोई देखता ही नहीं है कुछ। ये 4 साल से टंकी काम चल रहा है, अब तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है ढंग से। और टंकी ऊपर से लीक भी है और टंकी का द्वारा इन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी टंकी पूरी ढंग से ठीक नहीं हुई है। और बीजेपी की सरकार में कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है और 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया यहाँ पे। और कितने लीटर रोज का पानी बर्बाद होता है और इसके लिए एक एक बूंद के लिए तरसता है पानी के लिए। और यही है, ये पानी 1 साल से ऐसे बह रहा है। अब पानी की बर्बादी हो रही है, रोज में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। और इस गांव में गर्मी में नल सूख जाते हैं और घरों में पानी नहीं मिलता। और टैंकी के कार्य को 4 साल हो गए, अभी तक कार्य हुआ ही नहीं। और बीजेपी वाले वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद उनको ढूंढने से भी नहीं वो मिलते। 5 साल बाद फिर आ जाते हैं वोट लेने के लिए। हमारा गांव में हर कोई बंदा परेशान है उनसे और हर कोई पानी के लिए तरसता है गर्मी में। और खटीमा क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत नाजुक है। मामले में खटीमा के एसडीएम और पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया।
अधिकारियों ने घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि शराब सेवन के दौरान 3 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार घटना के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए, इसमें कल पुलिस को सूचना मिली थी रात में कि 3 लोग हैं जो शराब का सेवन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उनको हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस यहाँ आई तो मौके पे एक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों को हायर सेंटर रेफ़र कर दिया था। पुलिस टीम जब मौके पे पहुंची जहां इन लोगों ने शराब का सेवन किया था, तो 2 खाली अंग्रेजी शराब की बोतल और एक खाली बोतल थी प्लास्टिक की, जिसमें से तीव्र गंध आ रही थी और मौके पे उल्टी भी कर रखी थी। वो समस्त चीज़ों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। कल शाम जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्तियों को हॉस्पिटल लाया गया है जो शराब का सेवन कर रहे थे और उनकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गई है। यह सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची तो यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु होना पाया गया। उसके अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके पश्चात पुलिस जो घटनास्थल है वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर शराब की खाली बोतल और एक प्लास्टिक की खाली बोतल मिली है जिसमें से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। उत्तराखंड के विकासनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां से बेचे गए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल देश भर में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था, जिसके चलते विकासनगर के आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक हमें जो हमारा NCRP है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके माध्यम से और जो हमारे साइबर सेवा जो 1930 जो नंबर है जिस पर साइबर क्राइम संबंधी अपराध की जो है सूचना दी जाती, तो उस रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी अपने साइबर सेल के माध्यम से कि एक सजल कम्युनिकेशन के नाम की हमारे यहाँ कोई शॉप है जिसके द्वारा ऐसे सिम बेचे गए हैं जिनके द्वारा पिछले कुछ समय में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की गई। और खबर लक्सर के बुरना गांव में पशुओं के फर्जी वैक्सीनेशन के आरोपों के बाद पशुधन पालन विभाग में हड़कंप मच गया। पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा के हस्तक्षेप के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई है। डायरेक्टर पशुपालन का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि एक दिलीप कुमार जी यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई है। उसमें भुरना गांव है यहाँ पे, वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो 6ठा चरण चला था 2025 में, मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गाँव में टीके लगे नहीं है। लगे भी है तो बहुत न्यून लगे हैं, लेकिन उसका जो ऑनलाइन एंट्री होती है वो 100% की गई है। और उसके बाद उस गाँव में कुछ बीमारी भी फैली थी पिछली बार, कुछ पशु भी वहाँ मरे थे। तो वही प्रकरण उनका है कि पशु विभाग द्वारा मुझे लिस्ट जारी की गई है, उसमें 78 नाम ऐसे हैं जो मेरे गांव में निवासी नहीं करते और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन किया गया है। सब फर्जीवाड़ा किया गया है, सब फर्जी नाम दिए गए हैं, एक एक नाम पर अलग अलग फ़ोन नंबर एक ही प्रकार के दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है सर। मेरे पास लिस्ट जारी है, उसके अनुसार ऐसे लोग जो गांव में निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में जारी है। ये भ्रष्टाचार तो है सर। और खबर काशीपुर से, नगर निगम को काशीपुर के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में विकास की उपलब्धियां सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महापौर दीपक बाली की जोड़ी के नेतृत्व में पिछले 1 साल में 121 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 798 योजनाएं पूरी की गई और कई बड़ी परियोजनाओं पर काम तेजी गति से चल रहा है। एक साल के अंदर देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी युवा सोच है, शानदार नेतृत्व है और उन्हीं के सहयोग के साथ जो कि हमारी शक्ति है इस शहर के विकास के लिए, उनका सहयोग, उसके साथ साथ 1 साल के अंदर हमने
121 करोड़ की लगभग 798 योजनाओं को धरातल पर उतारा है और कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आप जानते हैं समय समय पर उसको आपसे अवगत कराया भी जाता है, लेकिन इसी के साथ हमने अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे जो प्रोविजन है, बदलाव है, वो किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी सोच एक लेकर हम लोग चल रहे हैं। पूरी नगर निगम की टीम चल रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित अशोक फार्म में 120 एकड़ खड़ी फसल को बेरहमी से जोते जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। इस घटना के विरोध में किरण तलवार के निवास पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कह रहे हैं वो प्रूफ दें, जो फसल जोती गई है उसका कागज दिखाएं कि किस बेस पे उन्होंने फसल जोती है। जमीन उनकी है तो जमीन का प्रूफ दें। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है, जो तलवार साहब की जमीन जोती गई है वो नाजायज तरीके से जोती गई है। फसल जितवाने वाले अधिकारी पे जनहानि का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसने भ्रूण हत्या किया है। फसल जोतना है, भ्रूण हत्या का मामला हो गया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सब लोग मिलकर पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के उस पर जनहानि का मुकदमा करें। मेरा सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो लोग मेरे पास ही आए, तीनों गांव सभा से सबके सब मेरे पास आए, इन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आगे जाकर हमारे सीएम साहब आएंगे, मैं एक रिक्वेस्ट सीएम साहब को भी मैं ये देना चाहता हूँ। गांव के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम सब आपके साथ वहाँ पर हम जाएंगे, हम खुद वहाँ पर खड़े होंगे और जो गलत है वो हम सामने जरा दिखा। 31 तारीख को किरण तलवार जी की खड़ी फसल को जोत दिया है, वो बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है इनके साथ। खड़ी फसल को नहीं जोतना चाहिए था। प्रशासन ने अगर दूसरी पार्टी जीती है तो उसको कब्जा फसल कटने के बाद देना चाहिए था और संविधान के दायरे में देना चाहिए। खड़ी फसल जोत कर उन्होंने बहुत नुकसान किया है और ऐसे अधिकारियों के भी और ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हल्द्वानी में पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार के विद्यार्थियों को विद्या भारती के विशेष कार्यक्रम के तहत वॉक वे मॉल के सिनेमा में प्रेरणादायी फिल्म गोदान दिखाएगी। फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और गौ संस्कृति के महत्व से अवगत कराएगी। देखिए, ये राष्ट्र भारत सनातन है और इस सनातन राष्ट्र में गंगा, गोमाता, गायत्री ये भी सनातन है। और सौभाग्य से हमारे समाज में लंबे समय से, पिछले 100 वर्षों से इस समाज को, इस संस्कृति को, इसके इतिहास को पुनर्जीवित कर और इस भारतवर्ष को फिर से जगत गुरु बनाने के संकल्प में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा है और अनेक संगठन लगे हैं। और गाय, क्योंकि जैसा मैंने कहा, गाय और गंगा देखने आए हैं, आदरणीय कुशल जी आए हैं और लोग आए हैं और एक अच्छी पिक्चर जो समाज को अच्छा संदेश देती है। आज मैं देख रहा हूँ विद्यालयों के विद्यार्थी भी आए हुए हैं और जो चीज़ें समाज को एक अच्छा संदेश देती है, समाज को एक आदर्श के रूप में जिन पिक्चरों में काम होता है, निश्चित रूप से उनकी हम सरकार से मांग करेंगे इसको टेस्ट में किया जाए। ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। पहली बार गौ माता के ऊपर, गौदान के ऊपर पहली बार ये फिल्म बनी है और ये फिल्म इसलिए बनी है कि अब जो बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं। पहले हर घर में एक पहली रोटी जो है गौ माता के लिए निकलती थी, अब बहुत लंबे समय से वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। इंदौर में खेल और सनातन को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को छोड़ अच्छी दिशा में मोड़ने के लिए एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सनातन प्रीमियम लीग का पहला सीजन मार्च में होने जा रहा है। देहरादून में निःशुल्क ट्रायल अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड्स नेशनल स्कूल ऑफ क्रिकेट देहरादून में 6 और 7 फरवरी को आयोजित होगा। SPL सनातन प्रीमियम लीग, यानी हम कैसे सनातनी बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, सनातनी बच्चों को कैसे हम लोग बताएं कि नशा हमारे जीवन में जरूरी नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाना भी जरूरी है। हम कैसे अपने गुरुजनों के साथ, पूज्य देवीधन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में अनेकों अनेक धर्माचार्य गुरुजन वहां पर उपस्थित रहेंगे, अनेकों अनेक खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे जो अपने 2011, 7 और 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कुछ मेंबर हैं, तो वो भी उस
पूरे टूर्नामेंट में मौजूद रहेंगे। जो 12 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग वहां पर होगी इंदौर में, और 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। 16 मैच होंगे इसमें। और कुमाऊं के ब्लॉगर ज्योति अधिकारी शुक्रवार को पौड़ी के डोब श्रीकोट गांव पहुंची। उन्होंने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उनको आर्थिक मदद की। कहा कि बहुत पहले ही अंकिता के परिजनों से मिलना चाहती थी, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा होने के चलते वे अंकिता के परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाई। अंकिता की मां सोनी देवी से मुलाकात करते हुए ज्योति अधिकारी ने कहा कि अंकिता की मां की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। ज्योति अधिकारी दीदी कुमाऊं से आई तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक इनके दुख में इनके साथ भैया जब मैं यहाँ पहुँची हूँ ना, ज्योति दीदी ने मुझे बोला कि ज्योति मेरे साथ चलना है, तो वो भी अपने छोटे बच्चे छोड़कर, मैं भी अपने छोटे बच्चे छोड़कर एक ऐसी माँ से मिलने आए हैं। सच में 4 साल से जो रो रही हैं, इनका दुख देखे नहीं जा रहा है। मतलब आंखों पे ना इन्हीं की शक्ल घूम रही है, जो इनके आंसू आंखों में घूम रहे हैं मेरे अभी तक भी। दादा, मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं इस माँ से पहले से मिलना चाह रही थी, जब से ये केस के मामले में हुआ था। और आज यहाँ पे इस घर पे आके ना दादा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी समस्त जनता को, और ख़ासकर आज मैं उन बहनों से, उन माँओं से कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आना, कहीं जाना ना जाना ना, एक बार इस घर में ज़रूर आना और इस माँ से मिल के जाना। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों हम इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ज्योति बहन के लिए आप लोग ऐसा कुछ मत बोलो, क्योंकि उन्होंने एक माँ की आवाज़ उठाई, एक बेटी की आवाज़ उठाई है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बयान नहीं कर पा रही, मेरे पास शब्द नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी किया है। प्लीज़ आप उनके लिए कुछ मत बोलना, बस ऐसा कुछ नहीं। पहले तो मैं सबसे पहले जो हमारे घर पे आज जो ज्योति अधिकारी आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों का एक भ्रांति थी कि ज्योति अधिकारी ने पैसे खा दिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। क्योंकि ज्योति अधिकारी ने मुझे दिसंबर लास्ट और मैं फ़ोन किया था कि मेरे पास 22,500 के करीब कहा था कि 22,500 हैं और मैं आपके यहाँ घर आऊँगा। फिर 3 तारीख को ज्योति अधिकारी द्वारा 3 जनवरी को ज्योति अधिकारी द्वारा कहा गया मैं आपको लेने आऊँगा और साथ ही देर जाएंगे। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित EVCL क्रिकेट लीग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़ा का पुलिस ने पर्दाफाश किया। SSP नैनीताल मंजूनाथ तीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्रिकेट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विकास ढाका को काठगोदाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसा है ये जो हुआ है, इसका हमने दो अभियोग पंजीकृत किए। यहाँ हल्द्वानी की स्थानीय जनता के साथ जो है एक मास स्केल में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर लोगों को अच्छी सपने दिखाया गया कि इस शहर में जो है गोला क्रिकेट स्टेडियम में जो है बहुत बड़ी टूर्नामेंट आयोजन कराएंगे ऐसा करके। तो वहाँ पर भी व्यापक प्रचार प्रसार की गई और जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक या बहाने करते हुए वो जानबूझकर वो मैचेस को पोस्टपोन करता गया। तो कुल मिला के 2 विभिन्न टीम ओनर्स, तथाकथित टीम ओनर्स जिनके मोटा पैसे गए थे, उन्होंने हमको शिकायत दिया है। नियमानुसार हमारे तत्काल मतलब BNSS का जो सुसंगत धारा है जो 420 IPC धोखाधड़ी का धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। तो हमें पक्का इनपुट ये था कि इसने जो है ये जो विकास ढाका जो मेन अभियुक्त है, तो जो है ये बाहर से मतलब उत्तराखंड से नहीं है, कहीं बाहर से है। उसका एड्रेस भी तस्दीक नहीं है कहाँ वो रहता है करके। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरा हो चुके, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य योजनाओं और नीतियों से हटकर सरकार के लिए पलायन का मुद्दा अभी भी बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के लिए गंभीर विषय बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। सांसद बलूनी ने ग्रामीणों से अपने गांव को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पहाड़ के गांवों को पुनर्जीवित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। वहीं भाजपा स्थित कैबिनेट मंत्री पलायन को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में धामी सरकार का बड़ा प्रयास मान रहे हैं, जिससे संवाद केवल एक बैठक नहीं बल्कि पहाड़ के भविष्य को बचाने की एक भावनात्मक पहल के रूप में सामने आया, जिसने प्रवासी और स्थानीय ग्रामीणों को अपने गांव से दोबारा जोड़ने का संदेश दिया। विपक्ष अभी भी पलायन को लेकर सरकार के दावों को पूरी तरीके से फेल बताते नहीं थक रहा है। आज हम पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचूर ग्राम सभा में हैं और
यहाँ पर पातली गांव में है। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है, इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोश्त विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गांव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द ही हमेशा पलायन रहा है। उत्तराखंड में जो घोस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए, लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में। चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूं उत्तराखंड में जहां पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागबानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, होम स्टे के माध्यम से हो। तो उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उत्तराखंड के जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ तक अपनी योजनाओं को पहुँचा सकें। उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 2025 हाल ही में रजत जयंती के उत्सव के रूप में मनाया गया। इस सम्मेलन में देश के 11 राज्यों से करीब 200 प्रवासी शामिल हुए। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ऐसे में सत्ता पक्ष भविष्य में पलायन को रोकने और पुनर्वास को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहा है। विपक्ष सरकार से पलायन न रोक पाने और रिवर्स पलायन के दावों को लेकर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा योजना को सरकार ने कमजोर कर दिया है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है और रिवर्स पलायन का दावा कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। को बने 25 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। राज्य अभी इस वर्ष हमारी राज्य सरकार ने, धामी जी ने बड़े बड़े तौर पे 1000 करोड़ का जो खर्च करके उन्होंने जिस प्रकार से ऐड अपने ऊपर खर्च करके इस राज्य को बताया कि विकास की ओर हम निरंतर रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेरोजगारी दर जो है निरंतर रूप से बढ़ रही है। उसका एक जो हम उत्तराखंड की सड़कों पर, चाहे किसी भी जिले की बात करें, उत्तराखंड का जो युवा है अपने रोजगार की मांग को लेकर निरंतर रूप से संघर्षरत है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी समय समय पर जो स्टार्टअप की बात कभी वो करते, कभी वो MSME की बात करते हैं या अन्य प्रकार से युवाओं को रोजगार की बात करते हैं और स्वरोजगार की भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि कागजों में ये बातें हो सकती है। तो पर सरकार काम नहीं कर रही है, जबकि वो चुन के ही इसलिए आती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान दे। हमारे यहाँ से न केवल पलायन हो रहा, हमारे यहाँ से तो लोग गायब भी हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है पलायन पर कोई उनकी पॉलिसी नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है। और अगर कोई योजना वो बनाते जिससे जो लोग हैं वो अपने गाँव में ठहरते तो हमारा राज्य बेहद आगे जाता, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे लोगों का राज्य है और हर व्यक्ति चाहता है एक बेहतर जिंदगी। निश्चित रूप से देखिए, अनिल बलूनी जी वरिष्ठ नेता है, उनका प्रयास सराहनीय है। वो ऐसे काम कई बार कर चुके हैं। ये गैस वाला काम हुआ, अभी भूतिया गांव को आबाद करने वाला काम है, सराहनीय काम है, अच्छा काम है। हर प्रतिनिधि को ये काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से पलायन एक समस्या तो उत्तराखंड के लिए है ही है। ये अनंत जिसका कोई अंत नहीं, वैसी समस्या है और अनिल जी उसमें प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब लोग उसके साथ लगेंगे, पहले से भी लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4.5 सालों में करीब 6,282 लोग जो प्रदेश से पलायन कर रहे थे उन्होंने रिवर्स पलायन किया है और अपने गांव लौटकर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रवासी पंचायतें करने के निर्देश दिए हैं ताकि जिन जिन राज्यों में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं उनसे संपर्क कर रिवर्स पलायन के लिए प्रेरित किया जा सके। वहीं दूसरी बड़ी वजह पहाड़ों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की घटती संख्या भी है। पौड़ी जिले में पहले 8 विधानसभा सीटें थी जो अब घटकर 6 रह गई हैं। आने वाले समय में ये संख्या 4 या 5 भी हो सकती है। इसी प्रकार चमोली जिले में पहले 4 विधानसभा सीटें थी जो भविष्य में घटकर 2 रह सकती है। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भी विधानसभा सीटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये सभी के सोचने का विषय है, क्योंकि पहाड़ की आवाज उठाने के लिए पहाड़ को आबाद रखना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए मंथन। नमस्कार।